नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण कुमार दुबे यायावर। और आज यायावरी करते हम आ पहुँचे हैं विराटनगर के पालड़ी ग्राम पंचायत के ग्राम घेवता में। ये हमें एक सौभाग्य मिला कि हमें अपने ग्रामीण क्षेत्र के एक मित्र के साथ में गांव में आने का मौका मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरल ग्रामीण जीवन, पेड़ पर बैठे हुए तोते और दूर दूर तक जहाँ तक आप देख रहे हैं यहाँ पर गेहूं की खड़ी फसलें। ये फसलें किसान की उम्मीदें हैं। इनमें उम्मीदें हैं कि इस साल बेटे की शादी करनी है। इनमें उम्मीदें हैं कि इस साल एक और ज़मीन लेनी है, बेटे की पढ़ाई करानी है। कई वर्षों से जो टालते चले आ रहे थे, इस साल बच्चों के कपड़े सिलवाने हैं। तीज, त्यौहार, होली, दीपावली और ऐसे ही न जाने कितनी उम्मीदें इन खेतों की, इन बालियों में समाई हुई हैं। किसान मेहनत करके और इन खेतों से सोना उपजाता है। इसमें इसका कितना परिश्रम, कितनी जागी रातें और कितने सर्दी और गर्मी के ताप और शीत वो सहता है, ये केवल किसान जानता है। भारत, जहाँ 80% लोग गांव में रहते हैं, ये है गांव का सरल जीवन। हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं देसी जामुन के वृक्ष के नीचे। ये खेत और इनके पीछे खड़े हुए ये पहाड़, दूर दूर तक कितनी शांति आप अनुभव कर रहे हैं। इस वृक्ष की छांव के नीचे इतनी शांति महसूस होती है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हर खेत के लिए सीमाएं बनाई हैं प्रकृति ने। मेड़ों के साथ में उगी हुई वृक्ष, झाड़ियाँ और उनके साथ ही मानव निर्मित सीमाएं। गांव में किसान एक दूसरे की सीमाओं का बड़ा ही सम्मान करते हैं। प्रायः वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि जिससे एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण हो। देखिए, हम यहाँ राजस्थान के गांव में आए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव की तुलना में यहाँ पर मिट्टी में पानी का जलस्तर बहुत नीचे है। हालांकि ये जो क्षेत्र है ग्राम घेवता, ये पूरी पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पानी के स्रोत के लिए कुछ भाग्यशाली लोग, जहाँ पर बोरिंग हो जाती है और वहाँ से पानी निकल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इन पाइपों की मदद से यह पानी पहुँचाया जाता है। यह हरियाली इन भाग्यशाली किसानों के ज़मीन के नीचे पानी निकलने का संकेत है। नहीं तो ज़्यादातर यहाँ पर जो खेती है वो बारानी खेती है, यानी इंद्रदेव की कृपा पर निर्भर करती है। हम यहाँ से गुजर रहे हैं। ये फसल जो गेहूं की है, इसमें सोने जैसी जो बालियाँ निकली हुई हैं, ये अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लहलहा रही हैं। कैसे ये हिल हिल करके हवा में और अपने प्रसन्नता को व्यक्त कर रही हैं। पक्षियों का कलरव जो आप यहाँ देख सकते हैं, सिवाय पक्षियों की आवाज़ के यहाँ और कोई भी आवाज़ नहीं। देसी बबूल है और इन देसी बबूल पक्षियों के बहुत बड़े आश्रय होते हैं। समय के साथ हमने बहुत सारे नए वृक्षों को लगाया, लेकिन जो आकर्षण इन पक्षियों को अपने घोंसले बनाने के लिए देसी बम्बूलों में मिलता है, वो शायद अन्य कहीं उपलब्ध नहीं होता। अब हम यहाँ से करते हुए दूसरे खेत की तरफ आ पहुँचे हैं और यहाँ पर इन गेहूं के खेतों के बाद में अब यहाँ पर ये लगे हुए हैं जौ, जिनका प्रयोग आजकल बहुत कम हो गया है और हमारे भोजन में जितना भाग इनका होना चाहिए, अब उतना इनका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जौ के खेत हैं और इसके साथ ही यहाँ पर लगे हुए हैं लहसुन, सरसों, पालक और ऐसे ही अन्य सब्जियां। और ये हम आ गए हैं
एक दूसरे खेत में, जहाँ अभी सरसों की कटाई हो चुकी है और बाकी जो सरसों है ये अपनी फलियों के साथ अब धीरे धीरे पकने की ओर इंतज़ार कर रही है। राजस्थान में सरसों का कुछ क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अच्छा उत्पादन होता है। वैसे तो ये जो समय है वो खेतों में ज़्यादातर जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर चने उगते हैं और ये चने अपने आप उगते हैं, इनमें बाहर से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। और अब हम आ गए हैं यहाँ पर चने के खेतों में। आप देख सकते हैं कैसे इन चनों में ये बूटे लगे हुए हैं और इन बूटों में लगी हुई हैं चने के फल, छोटे छोटे फल। ये चने के खेत, हरे हरे चने के खेत। होली का लगभग मौसम आने वाला है, एक सप्ताह बाद होली है और ये वो समय होता है जब खेतों में फसलें लगभग पककर तैयार होती हैं। और इसीलिए भारत के ग्रामीण जीवन में प्रत्येक त्यौहार को फसलों के साथ ही जोड़ा जाता है। बचपन में हमें ध्यान है कि जब हम होली मनाने के लिए जाते थे तो खेतों से इसी तरह से ये चने उखाड़ उखाड़ कर ले जाते थे और होलिका की आग में उन्हें भूनकर आनंद लेते थे। हमारी तरफ तो इस समय आलू भी खेतों में लगभग बन के तैयार हो जाता था, तो खेतों से हम उन्हें भी खोद कर लाते थे और सारी रात हुड़दंग मचाते हुए और होलिका की आग में उनको जला जला करके और आनंद लेते थे। आप देख सकते हैं दूर दूर तक खेत, पहाड़, प्रकृति, प्रकृति की सौंदर्य, प्रकृति की नीरवता और उसमें किसान की मेहनत से उसके जीवन में जो सरसता आई है वो। यहाँ पहाड़ों की घाटियों में स्वतः उग आए आमों की झुरमुट भी हैं और ये आम देसी वाले आम हैं। भूल गए उनका स्वाद? छोटे छोटे से आम खट्टे हों तो इतने खट्टे कि दांत खट्टे हो जाए और जब ये पककर तैयार होते हैं हाथ से निचोड़कर पीला पीला मीठा रस, जिसे हम रस कहते हैं और जिसके साथ हम लोग रोटी बड़े प्रेम से डुबो डुबो कर खाते हैं। अचार बनते हैं, आम का रस बनता है और ये चने के सुंदर सुंदर बूटे, सरसों के फलियां। अगली फसल की तैयारी हो रही है, खेतों में बुआई हो चुकी है और इंद्रदेव की कृपा का इंतज़ार है। पीछे पहाड़ चारों तरफ सजग खड़े हुए और इन ग्रामवासियों की सजगता से रक्षा कर रहे हैं। दूर दूर तक केवल शांति और शांति। शहरों के भागदौड़ से कितना अलग है ना यहाँ का जीवन। तोते की आवाज़ यहाँ पर आ रही है। कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं मुझे कि किसमें कुव्वत है कि जंगली परिंदों के पर बांधे। किसमें कुव्वत है जो जंगली परिंदों के पर बांधे। आम की जानलेवा महक बुलाएगी तो चला जाएगा। शहरों में तो शायद इतने सारे पक्षी देखने ही दुर्लभ हैं, पर यहाँ पर आप इनको स्वतंत्र और निश्छंद आप इनको मानव आबादी के साथ घूमते फिरते देख सकते हैं। ऊंचे नीचे खेत, यहाँ पर चूँकि पहाड़ियाँ हैं तो उन पहाड़ियों की ऊपरी भूमि जहाँ जहाँ कहीं अपरदित हो चुकी है वहाँ पर ऊंचे नीचे खेत हैं और इन खेतों में चूँकि पहाड़ों से बह कर के आने वाली उपजाऊ मिट्टी है, ये उपजाऊ मिट्टी इन खेतों के रत्न को भरती है, खजाने को भरती है और फिर बदले में ये किसानों के लिए अन्न का भंडार भरते हैं। तो आज हम किसानों के खजाने, ट्रेजरी में आए हैं और ये खजाना न केवल उनका घर भरता है
बल्कि भारत की बहुसंख्यक आबादी का भी पेट भरता है। हमारी नई पीढ़ी के बच्चे बहुत सारे तो ये जानते भी नहीं होंगे कि वास्तव में जो उनके घर में रोटी बनती है, उस रोटी का प्रोसेस क्या है, वो कहाँ से खेतों में उपजता है और कैसे उनको उगाया जाता है, कैसे उनको काटा जाता है। तो शहरों में रहने वाले हम लोगों को, जो हम आज गाँव से इतने दूर हो चुके हैं, हमें ज़रूर अपने आसपास के गाँव में जाना चाहिए और वहाँ जाकर किसान को मेहनत करते इन खेतों में देखना चाहिए। तभी हम अन्न का सम्मान कर पाएंगे, अन्न के एक एक कण का हम सम्मान कर पाएंगे। ठीक है कि आपके पास पैसा है, पैसे से आप खुशियाँ खरीद सकते हैं, लेकिन अन्न तो धरती ही उपजाती है। सुमित्रानंदन पंत कहते थे ना कि ये धरती कितना देती है, ये धरती कितना देती है। बचपन में मैंने भी छुपकर सेम के बीज बोए थे। पैसा बोया था उन्होंने, मैंने भी पैसे बोए थे। सोचा था पैसों का